हाँ, तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। सो आज कुछ नया पढ़ाने वाले हैं आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा हटके रजिस्टर्स के बारे में। ये आपके डेली लाइफ में बहुत यूज होने वाला है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज आपको और देगा, ठीक है। ये क्योंकि डेली लाइफ, जैसे मैंने बोला, डेली लाइफ से रिलेटेड है, तो आपको जैसे पता रहेगा कि भाई किस तरीके से वर्क हम जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका और भी यूजेस हैं हमारा एक डेली लाइफ में। ओके, तो चलो बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम रहेगा रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। अब ये क्या चीज है? देखिए, आप लोग नए तो उतना कुछ खास आपको नहीं पता है अभी, बट हाँ, एक बार जब आप रिवीजन, जैसे आप बोर्ड एग्जाम के काफी करीब आ गए, अब आप रिवीजन जब कर रहे होंगे तो जरूर आपको इतना नॉलेज हो जाएगा। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको मैं दोबारा देखता हूँ। कोई बात नहीं, अभी आप और अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर दोबारा करेंगे रिवीजन में, आपको और समझ में आएगा। तो क्या चीज है ये? देखिए, होता क्या है, आपके घरों में बहुत सारे अप्लायंसेस लगे होते हैं, ठीक है। अगर हम दीपावली की बात करें, दिवाली की बात करें, तो हम लाइट्स वगैरह लाइटिंग करते हैं अपने घरों में, और मार्केट से एक लाइटिंग का एक इंस्ट्रूमेंट लेकर आते हैं ना, बोलते हैं झालर वाला, ऐसा कुछ बोलते हैं लोग यहाँ, हमारे यहाँ झालर बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आई डोंट नो। तो लाइटिंग के लिए आप मार्केट में जाते हैं और लेकर एक सीरीज फॉर्म में एक चीज लेकर आते हैं, ठीक है। उसमें क्या है, कभी कभी आपने देखा होगा जब एक बल्ब खराब हो जाता है तो पूरी की पूरी वो जो बल्ब की सीरीज है वो पूरी खराब हो जाती है। कभी कभी ऐसा ही, अच्छी क्वालिटी का आपने ज्यादा महंगा लिया तो ऐसा नहीं होता है, आपके एक दो बल्ब खराब होने के बावजूद वो पूरा का पूरा जो सर्किट है वो खराब नहीं होता, ठीक है। ऐसे ही कुछ घरों में भी हमारे अप्लायंसेस लाइक बल्ब, फ्रीज, ठीक है, क्या बोलते हैं, फैन हो गया, टीवी हो गई, ठीक है, और भी बहुत सारे अप्लायंसेस अगर हम देखें तो वो कनेक्ट रहते हैं। अब वहां क्या ऐसा होता है कि बल्ब फ्यूज हो गया तो पंखा भी नहीं चल रहा है, फैन भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि बल्ब फ्यूज हो गया, सर्किट डैमेज। क्या ऐसा कुछ होता है क्या? क्या ऐसा होता है क्या कि मेरा फैन खराब हो गया तो बाजू वाले घर का जो लाइट है वो भी नहीं जलेगा, उसके बाजू वाला, उसके बगल में मेरे बाजू में पप्पू रहता है, चप्पू रहता है, उसकी भी लाइट नहीं आने वाली क्योंकि हमारे से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब देयर विल बी समथिंग हिडन टर्म इन अ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बारे में थोड़ा हम देखेंगे क्या सिस्टम होता है, लेकिन उससे पहले आपको देखना पड़ेगा ये अरेंजमेंट, एक सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस, ठीक है, इन द कंडक्टर और रजिस्टर ऑफ अ सर्किट, ठीक है। अब हमारा सर्किट मैंने बताया था किस तरीके का होता है। हमारे पास इस तरीके से एक बल्ब लगा रहता है। मैंने सर्किट आई होप बनाया था लास्ट क्लास में, यहाँ पे बल्ब बनाया था मैंने, फिर इसके बाद इसको एक बैटरी से अटैच कर दिया था, है ना। ये नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे एक की लगा दी थी मैंने, इस बल्ब को इससे अटैच कर दिया था। लेकिन मैंने यहाँ पे एक एमीटर भी यूज किया था, मैंने बताया था वोल्ट मीटर भी यूज कर सकते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ऐसा कुछ आपको मैंने सर्किट बना के दिखाया था। जब मैं स्विच ऑन करता हूं तो बल्ब ग्लो हो जाता है, ठीक है। इसी को हम सर्किट कहते हैं। बट ये तो सिर्फ बल्ब है। हमारे घर में क्या सिर्फ बल्ब होता है क्या? नहीं सर, मेरे यहाँ तो फैन भी है, कुछ क्या है, एसी भी है ना, टीवी भी है, एलसीडी भी है, प्लाज्मा टीवी को लोगों के पास होता है। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं, है कि नहीं। तो सिर्फ इस पे तो डिपेंड है नहीं, हमारे पास बहुत सारे रजिस्टर्स हैं, है ना, जिसपे इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होगी, अब ये वोल्टेज के थ्रू। तो चलो देखते हैं किस किस तरीके से अप्लायंसेस कनेक्ट हो सकते हैं। तो पहला जो कनेक्शन है ना, वो सीरीज कनेक्शन होता है। ये जो सिस्टम ऑफ रजिस्टर है वो सीरीज में जुड़ सकता है, एक सीरीज में, यानी एक के बाद एक के बाद एक। जैसे नहीं तुम लोग स्कूलों में एक सीरीज में ही खड़े होते हो ना, तुम्हारे पीछे एक और बंदा, फिर और एक बंदा, फिर और एक बंदा, इस तरीके से। या फिर सेकंड पैरेलल में भी होता है, यहाँ पे एक लाइन, यहाँ बहुत सारे बंदे खड़े हो गए, फिर उनके पैरेलल इधर पे बहुत सारे खड़े हो गए। तो या तो सीरीज आप कनेक्शन अटैच करेंगे या फिर पैरेलल। तो दोनों की ही कंडीशन हम देखेंगे और उसमें ये देखेंगे कि हमारे उस सर्किट में टोटल रेजिस्टर कितना है। टोटल हम एक्चुअल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ये सारा कांड कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। पहला होगा सीरीज, मतलब इन्हीं का सिस्टम ऑफ रजिस्टर का सीरीज कनेक्शन, ठीक है।
सीरीज कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या होता है भाई, और इसमें टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हमें मिलता है। ओके, देखो डेस्टर इधर है, चलो देख। ओके चलो, सबसे पहले हम अपने रजिस्टर्स को सीरीज फॉर्म में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से, मैंने इसका भी बताया था, अप एंड डाउन अप एंड डाउन, एंड ये अप से हुआ है तो ये डाउन, 1, फिर अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन। इसके बाद एक और जोड़ देता हूं, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन। ठीक है, मतलब अब इसको मैं कनेक्ट कर देता हूं अपने सोर्स ऑफ, ठीक है, जो भी सोर्स होगा, तो बैटरी से अटैच कर देता हूं, पॉजिटिव टर्मिनल या हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल हो गया, अटैच कर दिया। बट यहां पे समथिंग आर मिसिंग, सो मैंने एक की अटैच कर दी, पॉजिटिव नेगेटिव। कितना करंट पास आउट हो रहा है उसका मेजर करने के लिए मैंने अमीटर यूज कर लिया, पॉजिटिव नेगेटिव। ये मेरे रजिस्टर्स है, मैंने इनको प्यार से नाम दे दिया R1 R2 R3। क्लियर है। इसके बाद अभी हमें इसका कितना वोल्टेज जा रहा है, मैंने V लेट कर लिया कि यहां से V वोल्टेज जा रहा है। अब कितना वोल्टेज काउंट करेंगे, उसके लिए एक काम करते हैं, काउंटिंग मशीन यूज कर लेता हूं, मेजरिंग मशीन या इंस्ट्रूमेंट, क्या, वोल्ट मीटर। ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है, ओके। ये मैंने बताया था कि वोल्ट मीटर को ऑलवेज हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं, है ना, सर्किट में, और इसको सीरीज में। तो मैंने इसको पैरेलल कनेक्ट कर दिया, इसको सीरीज में, इसको भी आपको याद रखना है। तो चलो अब आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। अब होता यह है कि एक कॉन्सेप्ट यहां बताया जाता है बुक्स में, क्या बताया जाता है कि जब हम स्विच ऑन करते हैं तो यहां से, यानी इस पूरे सर्किट में एक आई करंट फ्लो होने लगती है भाई, और ये आप जानते हैं करंट की डेफिनेशन से, आई करंट फ्लो हो जाती है। ठीक है, जब ये आई करंट फ्लो होने लगती है तो भाई ये सभी रजिस्टर को ये करंट देगी, सभी रजिस्टर्स को करंट देगी, है ना, इसको भी इसको भी इसको भी, सबको। अब बात यहां ये आती है कि ये जो रजिस्टर्स में करंट फ्लो हो रहा है, क्या इनकी वैल्यू सेम होगी? क्या है मतलब सर, मतलब ये जो आई करंट जा रहा है, फ्लो हो रहा है, वो R1 को भी क्या आई मिलेगा कि I1 मिलेगा, और R2 को भी, R2 को कुछ और तो नहीं मिलेगा कि उसकी भी मेजरमेंट सेम होगी, इसको भी सेम, इसको भी सेम, क्या ऐसा कुछ होने वाला है क्या? तो बिल्कुल सही बात है कि इन तीनों रजिस्टर्स को सेम करंट मिलेगा। कैसे सर? ऐसे समझो, एक काम करते हैं, ये जो आई है इसको मान लेते हैं कि ये एक पोस्टमैन है। पोस्टमैन आप जानते होंगे वो क्या करता है, आपके जो बहुत पुराने टाइम में, ठीक है, तो वो चिट्ठियां वगैरह पोस्ट करता था, भाई ये लो, हाँ टप्पू भाई ये चिट्ठी आई है, किसी की देख ले, प्रेम प्रत तो ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये भाई हमारा पोस्टमैन है, ये देने जा रहा है, एक गुजरने वाली हवा सुन चिट्ठी बांट के आ, तो चिट्ठी बांट के आएगा ये। अब ये जाएगा R1 के, R1 घर में जाएगा, ये लो भाई तुम्हारी चिट्ठी आई है, ये लो, खाली करेगा उसके घर, फिर R2 के यहाँ भी आएगा, फिर R3। तो अब एक बात बताओ, अगर सीरीज में एक ही मोहल्ले में बहुत सारे घर हैं तो वो पोस्टमैन एक ही होगा ना? ऐसा तो होगा नहीं कि टप्पू के घर जो है एक पोस्टमैन देने जा रहा है और झप्पू के घर कोई और पोस्टमैन देने जा रहा है। मोहल्ला एक ही, तो एक ही मोहल्ले में एक ही टाइप उसका भाई एरिया टाइप का होता है। अरे ऐसे समझ लो, पोस्टमैन से छोड़ दो, तुम न्यूज़पेपर वाले को मान लो, न्यूज़पेपर तो आता ही होगा, न्यूज़पेपर देता है, ये लो भाई तुम्हारा न्यूज़पेपर, ये लो तुम्हारा न्यूज़पेपर, ये लो तुम्हारा न्यूज़पेपर। अब एक ही गली में बहुत सारे घर है तो एक ही बंदा जाएगा ना देने, है ना? ओके चलो, तो यहाँ पे सभी को मिल रहा है। अब वो बंदा एक ही है, तो बस जो मैं बंदे को रेफरेंस ले रहा हूं, यहां पे वो जो बंदा है वो करंट आई है, उसका नाम क्या है? आई। ओके, तो ये इसको भी वही करंट देगा, इसको भी वही करंट देगा, इसको भी वही करंट देगा। क्या मतलब इसका कि इन अ सीरीज करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? सेम होता है। इसको पॉइंट भी नोटेड मिलो, और इसको याद रखिएगा कि इन अ सीरीज करंट विल बी सेम।
अब बात आती है सेकेंड पॉइंट, वोल्टेज का क्या, क्योंकि सर्किट में दो ही चीजों का ध्यान देना होता है, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट का। रजिस्टर्स पे तो काम हो ही रहा है। मेरा क्या टारगेट है, टारगेट है, मेरा टास्क है कि ये जो R1 R2 R3 है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, पूरे सर्किट में कितना ओवरऑल रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो फाइंड आउट करना। ठीक है, सो चलो देखते हैं भी क्या है और आगे देखते हैं। अब बात आती है करंट की तो बात खत्म, लेकिन वोल्टेज बचा कि क्या वोल्टेज भी सबको सेम मिलेगा। इन सीरीज वोल्टेज विल बी सेम और नॉट, और नॉट मतलब इसमें जो वोल्टेज है V वो इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? तो चलो इसको भी एग्जांपल से ही मैं समझाता हूं। ऐसे मान लो कि ये भाई मेरा पोस्टमैन था, अभी चिट्ठी बांट रहा था, ये ले तेरा भाई आ गया, पढ़ ले, ये ले तेरा, ये ले तेरा, सबको बांट रहा था। अब ये सिंपल सी बात है, मान लो तुम अपने आप को एज्यूम करो कि यू आर अ पोस्टमैन, अब तुमको चिट्ठी बांटनी है ना, बहुत सारे मेल्स देने हैं लोगों को, तो अब तुम दोगे, ठीक है, एक का घर जो है यहाँ पे है, दूसरे का घर जो है 500 मीटर दूर है, फिर तीसरे का 400 मीटर दूर है। क्या तुम थक नहीं जाओगे? तुम्हारी पोटेंशियल घटेगी कि बढ़ेगी भाई, बोलो, या सेम रहेगी? तुम्हारी पोटेंशियल डिक्रीज होगी ना, सिंपल सी बात है। जब यहाँ जाओगे तो हो हुल्ले, यहाँ जाओगे फिर धीरे, अबे यार थक गए थोड़े से, इसको दोगे, फिर और ज्यादा थक जाओगे, ऐसे करके जाओगे। तो इस तरीके से इस बंदे की, यानी जो पोस्टमैन की बात कर रहा हूं, उसकी पोटेंशियल धीरे धीरे क्या होगी, लो होगी कि नहीं? बिल्कुल लो होगी। इसका मतलब यह क्या मान सकते हैं हम, ये मान सकते हैं कि जो वोल्टेज है ये V, ये सभी को सेम नहीं मिलने वाला, सेम नहीं मिलने वाला, थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा। हाँ, ये भी मैं नहीं कह रहा हूं कि ये जो वोल्टेज है वो कम होता जाएगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि वोल्टेज इस तरीके से डिफरेंट हो सकता है। अब आप इसको एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं। मान लो जो पोस्टमैन है वो जब दूसरे के घर जाता है चिट्ठी बांटने, तो वहां पे कुछ इस तरीके का सिस्टम होता है कि वहां पे उसको थोड़ा सा वेलकम किया जाता है। हाँ अंकल, मेरे लिए चिट्ठी लेकर आए हैं मेरे बहुत प्यारे मित्र का, तो एक काम करिए, आइए बैठिए, थोड़ा पानी वानी पी के चले जाइए, है ना। अच्छा आदमी, उसने पानी वानी पिलाया बढ़िया, तो उसको खुशी मिली, थोड़ी एनर्जी, वाओ कितना बेस्ट है। लेकिन दूसरे वाला, हाँ चिट्ठी लाओ, लाओ जाओ भाग, ऐसा कुछ किया तो उसको बड़ा बुरा लगा, है ना। तो थर्ड वाले गया और थोड़ा ज्यादा, सपोज दैट उसको लगा, उसको पैर वैर नीचे गए, उससे सर दबाया गया, और बताइए खाना और डिनर विनर खा के जाइएगा, ऐसा कुछ किया गया, तो उसको यहाँ पे और ज्यादा, है ना, वेलकम मिला, खुश हुआ। और तो ऐसा भी कुछ हो सकता है, तो उसका वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट हर जगह अलग तरीके से देगा, है कि नहीं। तो ये एक कंक्लूजन मिला कि जब भी हम सीरीज पढ़ते हैं तो सीरीज में वो बंदा तो सेम होता है, लेकिन बंदे की मेंटालिटी, बंदे की पोटेंशियल वो डिफरेंट रहती है। आप इतना समझ के रखिए पहले, वो बंदा सेम यानी करंट सेम, लेकिन पोटेंशियल सेम नहीं होने वाला। सोचो जरा, क्या उसकी पावर सेम रहेगी? नहीं रहेगी, पोटेंशियल डिफरेंट 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 रहेगा। इसका मतलब ये समझ लो, अगर ये 20 है तो इसको 20 नहीं मिलेगा, इसको भी 20 नहीं मिलेगा, इसको भी 20 नहीं मिलेगा, ये पूरा 20 बढ़ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस 20 में सपोज दैट इसको 8 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, और शायद इसको 10 मिल जाए, हो सकता है। तो अब देखो ओवरऑल काउंट करके 8 + 2 10, 10 और 10 20 हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से कुछ काम होने वाला है। हम ये मान सकते हैं कि जो V है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इन अ सीरीज कनेक्शन करंट विल बी सेम बट पोटेंशियल डिफरेंस डिफर। ये आप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अगर आप ये नहीं समझ पाए तो फिर आप इसे प्रूव नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों? याद रखो, ये एग्जाम में जरूर आता है, दो होते हैं सीरीज और पैरेलल, इनमें से कोई एक जरूर आता है। इससे रिलेटेड या तो न्यूमेरिकल दे देंगे या फिर ये खुद ब खुद दे देंगे, भाई इसको करके दिखाओ, प्रूफ करके दिखाओ, डेरिवेट करके दिखाओ। तो इनमें से आता जरूर है, मतलब 100% ये मान के चलो कि ये आउट है एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में आउट है, चाहे किसी बोर्ड से आप रिलेट कर रहे हो, ये एग्जाम में आने वाला है, या तो सीरीज या पैरेलल। ओके, चलो आगे चलते हैं। ये आप नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं क्योंकि जगह थोड़ा चाहिए मेरे को। तो एक बात पता चल गई भैया, क्या पता चल गई? कि इन अ सीरीज आई सेम होता है बट वी डिफर होता है। क्लियर है? ओके, चलो अब आगे चलते हैं।
सीरीज कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स हमें ये पता करना है, वो भी इक्विवेलेंट। अब मुझे ये पता चल गया ये जो V है वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, V1 V2 V3। R1 के लिए V1, R2 के लिए V2, R3 के लिए V3। सो यहां हम ये कह सकते हैं कि V इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, V1 V2 V3। ठीक है, ये बात याद रखो। सिर्फ 3 रजिस्टर्स ही नहीं एक सर्किट में लगा सकते हैं, बहुत सारे कंडक्टर्स यूज कर सकते हैं कि नहीं, जैसे घर में बहुत सारे अप्लायंसेस यूज कर सकते हैं, या फिर जब हमने बताया दिवाली की बात करा तो जब आप लाइटिंग करते हैं तो एक साथ बहुत सारे बल्ब्स यूज कर सकते हैं कि नहीं। फिर उसी तरीके से तो मैं यहाँ पे 3 रेफरेंस ले रहा हूं, 3 रजिस्टर्स। अब बात आती है बाय ओम्स लॉ। अगर हम ओम्स लॉ रेफर करते हैं तो ओम जी ने हमें क्या बताया था? ओम जी ने बताया था कि भाई देखो V इज इक्वल टू आई आर होता है, ऐसे कुछ बताया था। V प्रोपोर्शनल टू आई, प्रोपोर्शनल आते हो तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाता है, क्या R आ जाता है, तो V इज इक्वल टू आई आर बाई ओम्स लॉ। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। और सिमिलरली आप अगर आप देखें तो अगर आप V1 की वैल्यू निकालेंगे तो करंट तो सेम है लेकिन रजिस्टर्स R1 है। सेम अगर आप V2 फाइंड आउट करेंगे तो I तो सेम है लेकिन R2 रजिस्टर डिफरेंट है V2 के लिए। इसी तरीके से V3 I R3, इसको चाहे तो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर सकते हैं रोमन में, इसको सेकंड रोमन में, और इसको थर्ड रोमन, इस तरीके से। क्लियर है? क्लियर है। ओके, चलो अब हम करेंगे क्या, ये मेरे पास जो इक्वेशन, इसको भी एक इक्वेशन लेट करिए, ए डाल दीजिए। ठीक है, मेरे पास टोटल कितनी इक्वेशन में 1 2 3 4 5। ओके, तो ये जो टोटल 5 इक्वेशन है इसी में खेल होगा। अब आप मेन हमारी इक्वेशन ए है, एक काम करते हैं कि इक्वेशन नंबर ए में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, किसकी वैल्यू, v की, v1 की, v2 की, v3 की सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहां पे राइट कर देते हैं ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ v कॉमा v1 कॉमा v2 and v3 in equation number a, capital A. Okay, so we get what we get, v के प्लेस पर IR, यहां पे IR1, यहां पे IR2, यहां पे IR3। अब ध्यान से देखिए, ये तो मेरा इक्वल का लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड में कोई चेंजमेंट मत कीजिए, बट राइट में देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, आई। भाई आई आर मत कर देना, पता चला आप लोगों ने आई आर ले लिया फिर कहेंगे 1 2 3 हो गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं। भाई आई R1 रजिस्टर है, वो एक अलग टाइप का, R2 अलग टाइप का रजिस्टर है, कॉमन नहीं ले सकते आप। तो आई कॉमन आएगा ब्रैकेट के अंदर R1 R2 और R3। अब यहां से आप I से I को एलिमिनेट कर दीजिए, बचेगा क्या, R इज इक्वल टू R1 R2 R3। ये क्या निकला, ये क्या निकला, ये निकला आपका इक्विवेलेंट रजिस्टर या रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, ये निकला। क्या इक्विवेलेंट सर? अरे टोटल यार, टोटल रजिस्टर इनका क्या होगा, इस सर्किट में टोटल कितना रजिस्टर, ये बताइए भाई, R। और वो कैसे निकालेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी सम ऑफ ऑल रजिस्टर्स इज जस्ट इन सीरीज फॉर्म, इज जस्ट इक्वल टू द इक्विवेलेंट रजिस्टर। ओके, समझ में आ गया, बहुत अच्छा। ठीक है, तो इसे फटाफट पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, तो एक बात हमें पता चल गई कि अगर हम रजिस्टर्स को सीरीज फॉर्म में कनेक्ट करते हैं, देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 R2 R3 डैश डैश डैश, बहुत सारे क्या होगा, R इज इक्वल टू R1 R2 R3। आप चाहे तो बहुत सारे ले सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10, दो भी ले सकते हैं। ओके, सो ये बात हमेशा आप याद रखिए। अच्छा, एक चीज और क्या हमें बात पता चली, एक तो ये कि वोल्टेज जो है वो डिफरेंट रहेगा, करंट सेम, ये बात याद रखो। करंट कैसा रहेगा, सेम रहेगा, बट वोल्टेज डिफर रहेगा। अब ये पूरा चीज करने में हमें लैंग्वेज भी लिखनी होती है, ऐसा नहीं कि बस शुरू कर दिया v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 खत्म कर दिया, हो गया कहानी। भैया शुरू में थोड़ा बताओ तो, डिस्क्रिप्शन ऊपर देते हो कि नहीं, जब मूवी चालू होती है तो पहले बताते हो ये देखो सलमान खान या शाहरुख खान फलाना ढिमकाना ये हीरो है और ये हीरोइन है, तो हीरो हीरोइन एक्टर इन सबको बताते हो, फिर ये प्रोड्यूसर है, ये एक्टर है, ऐसा कुछ बताते हो। तो ऐसा इसको भी बताने के लिए आपको
पहले स्टार्टिंग में कुछ स्टेटमेंट लिखनी होगी, देन जाके आपका फिर ये सब करना, V1 इज V2 V3 V3 फलाना, ठीक है, ओम्स लॉ। तो क्या करेंगे, आप ऐसे लिखेंगे, कंसीडर अ सर्किट, एक सर्किट मैंने कंसीडर कर दिया, तो लैंग्वेज मैं बोल रहा हूं, आप चाहे तो लिख सकते हैं, कंसीडर अ सर्किट हैविंग 3 रजिस्टर्स R1 R2 R3 कनेक्टेड इन अ सीरीज फॉर्म, ठीक है, सीरीज फॉर्म में कनेक्ट हो गया, सच दैट current I flow through the circuit is same, ये सेम है ना, सर्किट जो है, करंट जो है वो सेम है, तो हम करंट को मैंने सोम बोल दिया, तो मैंने क्या बोला, सच दैट द करंट फ्लो इन अ सर्किट आर सेम, ठीक है, देन अब वोल्टेज की बात होगी, एंड वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर्स या रजिस्टर्स के अक्रॉस में या कंडक्टर्स के अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो देखिए आप V1, दूसरे वाले में आप चाहें तो सिर्फ इतना कर सकते हैं, ये V1 है, फिर यहां से यहां तक V2 है, फिर यहां से यहां तक V3 है, तो हम क्या बोलेंगे, कंसीडर अ सर्किट having the 3 resistor R1 R2 R3 connected in a series form such that the current I will be same in a circuit and voltage across the conductor will be different, that is V1 V2 V3, ठीक है, and this potential difference are obtained by the V, ठीक है, obtained by the main voltage V। अब इसके बाद दैट इज करेंगे आप, और फिर लैंग्वेज, जो लैंग्वेज था मेरा उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इस तरीके से आप पूरे के पूरे इस डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे। ओके, क्लियर है ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब कुछ पॉइंट और याद रखिए, स्पेशल पॉइंट, कुछ स्पेशल पॉइंट रिगार्डिंग टू द सीरीज कनेक्शन, ये आपको याद होना चाहिए। पहला क्या, फर्स्ट, the total resistor or a equivalent resistor is always greater than the each resistors, ठीक है, what is the mean of this statement, that is R is greater than R1 R is greater than R2 and also R is greater than R3। सिंपल है ये तो सर, एकदम इजी है। कैसे, अब मान के चलिए R1 की वैल्यू 2 है, R2 की वैल्यू 3 है और R3 की वैल्यू 4 है, तो जब आप सभी को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, R इज इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा 2 प्लस 3 प्लस 4, ये ओम में रहेगा ना, ये सारा ओम में रहेगा, ये भी याद रखिएगा, 4 प्लस 3 7 7 2 9, यानी ये 9 ओम आ गया। अब जरा ये बताइए, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टर है 9, क्या ये तीनों से ग्रेटर नहीं होगा, बिल्कुल ग्रेटर होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is always greater than the equivalent resistance of the resistor is always greater than either of each resistors, ठीक है, या फिर ईच रजिस्टर्स से लिखते, ईच रजिस्टर्स, क्लियर है, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट ये तो हो गया, अब इसके बाद और क्या, इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, मैक्सिमम इक्विवेलेंट रजिस्टर, मतलब टोटल मैक्सिमम कितना होगा, अगर हम देखें तो इन सभी से मैक्सिमम ही होगा ना। और क्या चीज, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, मतलब कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं सीरीज कनेक्शन का। क्या है सीरीज कनेक्शन का डिसएडवांटेज ये है कि अगर मान लीजिए कि इनमें से कोई भी एक कंडक्टर खराब हो गया या कोई भी एक फॉल्ट हो गया अप्लायंस में, ऐसे मैंने बताया बहुत सारे सीरीज कनेक्शन में बल्ब लगे हुए हैं, उनमें से कोई एक बल्ब खराब हो गया तो पूरे के पूरे सारे बल्ब क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, वो पूरा सर्किट ही डैमेज हो जाएगा। तो सीरीज कनेक्शन का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि कोई भी एक अप्लायंस अगर खराब हो जाता है तो पूरा सर्किट डैमेज हो जाता है, ये आप माइंड में रखिएगा। ओके, बस इतना ही है रजिस्टर सीरीज कनेक्शन में। पैरेलल देखते हैं हम लोग। ओके, चलो अभी हम पैरेलल देखते हैं, पैरेलल कनेक्शन ऑफ द रजिस्टर्स, ठीक है, अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। ओके, सो देखिए इस तरीके का कुछ फिगर रहेगा, यहाँ पैरेलल कनेक्शन कैसे उसको डिफाइन करते हैं वो भी मैं बताऊंगा, एक मिनट रुकिए। ये मेरा V वोल्टेज बैटरी, ठीक है, की हो गई, एमीटर हो गया,
और इस तरीके से मैंने कनेक्शन को अरेंज किया है। इस तरह का जब भी कनेक्शन होता है तो उसे पैरेलल बोलते हैं। लेकिन एक बात क्या याद रखिएगा आप लोग कि पैरेलल दिखने की वजह से ये पैरेलल नहीं है, बल्कि किसी और रीजन की वजह से पैरेलल है। पैरेलल में एक खास बात या उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी कोई कनेक्शन पैरेलल होता है तो करंट जो है वो डिफर होती है। रजिस्टर्स में जो करंट होती है वो कैसी होती है, डिफर होती है। ईच रजिस्टर्स को जो करंट है वो अलग अलग मिल रही होती है, ठीक है। यहां से जब करंट फ्लो हो रही होती है आई, तो तीन पार्ट में डिवाइड हो जाती है। इस वाले को R1 रजिस्टर तो I1, इसको I2 और इसको I3। क्लियर है। अब ये सभी आगे जाकर इस पॉइंट पे मीट हो जाती है। जैसे ये I3 है, ये I2 है और ये I1 है, और ये सभी मीट होके फिर से I करंट बन जाती है। क्लियर है। ओके, सो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब बात आती है करंट सेम, तो वोल्टेज का क्या, वोल्टेज यहां पे सेम होता है। तीनों ही रजिस्टर्स में वोल्टेज सेम होता है। अक्रॉस द कंडक्टर वोल्टेज सेम, यानी इस वाले रजिस्टर्स के लिए भी V1 होगा, मतलब इसके लिए सॉरी V होगा, इसके लिए V2 होगा, अरे यार V होगा, सेम है ना, और इसके लिए भी V होगा। अब ये कैसे, देखो ऐसे समझो कि ये जो वायर है, ऐसे समझ लो मेरे पास एक बल्ब है, बल्ब का वायर मैंने निकाला उसके दोनों पॉजिटिव नेगेटिव पोल से, और उसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब एक बल्ब और लिया मैंने, उसको भी, उसके भी वायर को लिया और उसे डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब चलो एक काम करता हूं, पहले सीरीज वाला लेता हूं, तब आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ओके, यहां मैंने बैटरी बना दी, ज्यादा कुछ खास काम नहीं करता हूं, ठीक है, नॉर्मल बनाता हूं समझाने के लिए। पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। अब करता गया, एक बात बताइए, ये जो मेरा सपोज ये बल्ब है, ठीक है, अब ये बल्ब क्या डायरेक्ट कनेक्ट है, क्या डायरेक्ट कनेक्ट है इससे? अगर मैं कुछ इस तरीके से इससे कनेक्ट कर देता, अब देखिए इसके दोनों टर्मिनल कनेक्ट है बैटरी से। इसी तरीके से मैं इस वाले बल्ब को भी डायरेक्ट कनेक्ट कर दूं, एक इधर से और एक जो है यहां से इधर से, एक पॉजिटिव टर्मिनल से एक नेगेटिव टर्मिनल से, अलग हो गया है ना। अभी वो डायरेक्ट बैटरी से अटैच है। ऐसे ही इसको भी मैं कर देता हूं, एक जो है पॉजिटिव और नेगेटिव से देखो अटैच है ये। तो अब क्या हो गया ये, अब ये बैटरी से डायरेक्ट अटैच है। लेकिन अब मैं अगर स्टार्टिंग पोजीशन में जाऊं या स्टार्टिंग वाली सिचुएशन लूं, तो ये क्या डायरेक्ट अटैच है? नहीं, इसका जो सेकंड वाला यानी नेगेटिव वाला जो टर्मिनल है या वायर है वो आगे वाले बल्ब से अटैच है, फिर इसका आगे वाले बल्ब से, और फिर ओवरऑल यहां से अटैच है। ऐसा कुछ है कि जब करंट पास आउट करेंगे तो इससे होते हुए, फिर इससे होते हुए, फिर इससे होते हुए लास्ट में लो टर्मिनल पे आ जाएगा। इसीलिए होता क्या है, जब यहाँ पे जो बल्ब में फिलामेंट होता है, ठीक है ना, इस फिलामेंट, ये फिलामेंट अगर ब्रेक हो गया, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, बल्ब फ्यूज हो गया भाई, फ्यूज हो गया, इसका दिमाग फ्यूज है, उड़ गया। यही बोलते हैं ना कि भाई बल्ब फ्यूज हो गया। और जब बल्ब फ्यूज का मतलब क्या हुआ, सर्किट ब्रेक हो गया। बल्ब फ्यूज का मतलब सर्किट ब्रेक हो गया। और अगर सर्किट ब्रेक तो आगे करंट कैसे फ्लो होगा गुरु, कैसे फ्लो होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए क्या होता है, पूरा का पूरा सर्किट ही क्या, खत्म, सत्यानाश हो गया। बट यहां पे सीन अलग है, यहां ऐसा नहीं होने वाला। यहां समझ में, अब देखिए सभी क्या है, अलग अलग अटैच नहीं है, ये एक साथ एक ही बैटरी से अटैच है। इसकी वजह से हम इनको क्या बोलेंगे भाई, सभी को अलग अलग मिल रहा, एक ही नहीं मिल रहा। लेकिन यहां सीन अलग, अगर ध्यान से देखो तो ये बल्ब डायरेक्ट अटैच है, फिर इसके भी दोनों टर्मिनल डायरेक्ट अटैच है, फिर इसके भी दोनों टर्मिनल डायरेक्ट अटैच है। इसीलिए ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सभी के लिए सेम होगा, वी 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 वी। ये बात समझ में आ गई? ओके, ठीक है। करंट से, करंट डिफरेंट एंड वी सेम। चलो इसको भी एक एग्जांपल से हम समझाते हैं, इसको भी एक एग्जांपल। पहले एक बात याद रखो कि अगर यहाँ पे एक अप्लायंस यानी एक बल्ब, सपोज ये तीनों के तीनों बल्ब हैं अलग अलग, यहाँ पे अगर कोई भी एक बल्ब खराब हो जाता है तो बाकी दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ने वाला। उसका रीजन ये है क्योंकि ये वाले बल्ब, ये वाला बल्ब इनसे कोई रिलेट नहीं कर रहा, डायरेक्ट अटैच है बैटरी से। ये बल्ब खराब भाई हो जाए, कोई दिक्कत नहीं,
ये तो फिर भी अटैचमेंट है ना, इन वायर के इनके दोनों एंड का बैटरी से अटैचमेंट है कि नहीं, क्रॉस सेक्शन या फिर जो भी हम एंड पॉइंट बोलते हैं, बिल्कुल अटैच है। तो इसलिए क्या है, डायरेक्ट कनेक्शन होने की वजह से इसमें करंट अभी भी फ्लो होगा, इसमें भी करंट फ्लो होगा, दोनों को पोटेंशियल मिल रहा है, तो ये बल्ब ग्लो होगा। ये तभी हो सकता है जब बैटरी खराब हो जाए भाई, तब बात, उसका सीन बात अलग है, ठीक है। चलो समझाते हैं, पहले मैंने बताया था कि इसको मैं भी एग्जांपल समझाता हूं कि करंट कैसे डिफरेंट हो गया और वोल्टेज सेम कैसे हो गया। जैसे वहां पे मैंने भाई पोस्टमैन का एग्जांपल लिया था, मैंने बताया था पोस्टमैन जो है वो मेल्स वगैरह बांटता है, सबको देता है, ये लो तुम्हारी, ये लो तुम्हारी, ये लो तुम्हारी, है ना। वहां पे पोस्टमैन क्या होता था, सेम होता था। अब जरा देखिए कि यहाँ पे एरिया अलग हो गया कि नहीं, बिल्कुल एरिया अलग हो गया। अब ये मेरा पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पे भी तो पहले पोस्ट ऑफिस ही था, वहां से उसने कहा भाई तू जा, एक काम कर और निकल और इस एरिया में जाके, पर्टिकुलर एरिया में जा और पोस्ट डिस्ट्रीब्यूट करके आ। यहाँ पे भी इस पोस्ट ऑफिस से क्या निकलेगा, वो पोस्टमैन निकलेगा, लेकिन वहां पे एक पोस्टमैन नहीं निकला। आपको लग रहा है कि एक ही है, बट एक्चुअल वहां पे भी सेम चीज है। यहाँ पे जो है ये अपने साथ एक ग्रुप लेकर चल रहा, वहां पे भी ग्रुप लेकर चल रहा था, बट वो हमें शो नहीं हो रहा था क्योंकि वो सभी क्या थे, एक ही एरिया में जा रहे थे। यहां पर आप ऐसे भी समझ सकते, चलो मैं ग्रुप को नहीं लेता हूं, मैं एक काम करता हूं, एक पोस्टमैन है उसको मैं देता हूं कि जाओ एक काम करो कि इस 3 एरिया में इन सारी पोस्ट को सेंड करो, मेल्स को सेंड करो। अब ये बंदा यार परेशान हो गया, अब कैसे करा जाएगा, ये एरिया पड़ता है दूसरे वाले एरिया से 4 किलोमीटर दूर, 6 किलोमीटर दूर, दूसरा वाला 20 किलोमीटर दूर, यार बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसने किया क्या, उसने 3 सब एम्प्लॉयज अपने अंडर में रख लिए, मतलब छोटे एम्प्लॉयज, कि एक काम करो कि मैं तुमको 100 रुपए दूंगा भाई, है, और तुम इन पोस्ट को जाके सेंड कर दो इस फला फला जगह पे। तो इसने किया क्या, अपने जैसे 3 बंदों को, या फिर ये मेन हो गया, ठीक है, और 2 बंदों को किया, या मान के चलो कि 3 एम्प्लॉयज अपनी तरफ से लगा दिए, और उनको सोर्स ऑफ मनी कहां से मिल रहा है, यहां से मिल रहा। अब ये तीनों गए, I1 वाला R1 के पास, I2 वाला V के पास, इस R2 के पास, और I3 वाला R3 के पास। इन सभी घर में पोस्ट करके आया, आगे कहा भाई तुमसे मिल रहा हूं, लाओ पैसे लाओ, तो ये वाला पैसा दे देगा, अपना काम खत्म। हालांकि इसके पास क्या बचा, ओवरऑल देखोगे अटैचमेंट सब एक साथ अटैच होगा तो टोटल मनी मिलेगा, और ये सभी अटैच होके इनके पास आए तो फुल फ्लो, ये देखो फ्लो ऑफ सेम करंट वहीं पे आके अटैच हो। मतलब एक एग्जांपल समझाने का तरीका बता रहा हूं। तो यहाँ पे एक बात समझ में आ गई, एरिया अलग अलग, तो वो जो पोस्टमैन थे वो भी क्या 3 पार्ट में डिवाइड हो गए। एक जादू समझ लो कि पोस्टमैन के पास एक शक्ति थी, उसने अपने जैसे 3 बंदे को क्या कर दिए, निकाल दिए। एक ट्रिक मास्टर टाइप का उसके पास कुछ था, ट्रिकस्टर, तो उसने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया अपने आप को, 3 जैसी इमेजेस, सेम इमेजेस। तो यहाँ पे I1 वाले को R1 वाले को I1 करंट मिल रहा, R2 वाले को I2 करंट मिल रहा, R3 वाले को I3 करंट मिल रहा, क्लियर है। बट वोल्टेज मैंने बता दिया सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि सभी की ओवरऑल जो डिस्टेंस ओवरऑल कंप्लीट कर रहे हैं वो सेम है, तो पोटेंशियल एक ही, क्योंकि एक ही घर में बांटना है भाई, एक घर में बांटना है, पोटेंशियल तो सेम रहेगा, बिल्कुल थके नहीं होंगे। तो क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा, सबको पोटेंशियल सेम मिलेगा, बट करंट कैसा रहेगा, डिफरेंट रहेगा, ठीक है। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि देखो सभी का अटैचमेंट एक ही बैटरी से है, बट करंट देखिए एक साथ एक में अगर जाना है तो तभी हो सकता है जब उसकी 3 इमेजेस निकाले, तभी तो एक साथ फ्लो होगा। अदरवाइज ऐसा होगा, पहले वो इसको देगा, फिर जाके इसको देगा, फिर जाके इसको देगा। मतलब ऐसा समझो कि तुम्हारे घर लाइट आई 10 बजे, तो तुम्हारे पड़ोसी के घर में लाइट आ रही है 12 बजे, ये 2 घंटे बाद उसके अड़ोसी घर में आ रहा 2 बजे, 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा। ऐसा तो होता नहीं, एक साथ करंट जाता है ना सब में। तो ये सारा सिस्टम है। तो चलो अब देखते हैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। इतनी कहानी समझ में आ गई है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं बहुत जोर दे रहा हूं कि करंट किसमें डिफर रहेगा। इसका एक ट्रिक बनाओ, माइंड में डाल लो कि भाई करंट क्यों डिफर रहेगा, इस वजह से रहेगा। कॉन्सेप्ट एक ही बार में क्लियर कर लो सारा। वोल्टेज सेम रहेगा तो क्यों रहेगा और किस में रहेगा बता दिया। ओके, तो चलो आगे की कहानी। यहां पे मैंने बताया क्या क्या ब्रेक हो रहा है, आई करंट 3 पार्ट में ब्रेक हो रहा है। आई ब्रेक इनटू 3 पार्ट, I1 I2 I3। अच्छा, लैंग्वेज यहां पे भी कहानी शुरू में जो भी देंगे आप वो बताएंगे कि हमारे पास एक सर्किट है, कंसीडर अ सर्किट 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 इन सच दैट
the voltage potential difference across the conductor will be same, but current divided into three part, I1, I2, I3. ठीक है, that is I is equal to I1 plus I2 plus I3. okay, अब again Ohm's law. so by Ohm's law, भाई इसको इक्वेशन नंबर ए कर लो, Ohm's law. ठीक है, अब Ohm's law क्या होता है, V is equal to IR. बट मेरे को यहां पे क्या चाहिए, क्या V चाहिए? भाई पिछली बार मेरे पास V is equal to V1 plus V2 plus V3 था. V is equal to मैंने IR लगाया और सिमिलरली सबकी वैल्यूज करके इसमें पुट कर दिया. बट यहाँ पे कंडीशन थोड़ा सा डिफरेंट है. यहाँ पे मेरे को करंट I को ब्रेक करना है और इसीलिए मुझे I की वैल्यू चाहिए, V की वैल्यू नहीं. तो यहां से मैं I का फॉर्मूला बनाऊंगा और ये हो जाएगा R नीचे, तो हो जाएगा V by R. I is equal to V by R. क्लियर हुआ? I की वैल्यू निकालनी है. इसको मैं एक काम करता हूं, इक्वेशन नंबर 1 कर लेता हूं, मेन इक्वेशन, फिर 1 2 3. हालांकि इसकी कोई जरूरत नीड नहीं थी हमें पिछली बार में, है ना, तो मत ही करो. सिमिलरली अगर मैं फॉर, ये तो R रजिस्टर के लिए है, ये R रजिस्टर के लिए, तो डायरेक्ट सिमिलरली कर लो. सिमिलरली I1 इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R1 होगा. I2 क्या होगा, V अपॉन R2 होगा. I3 क्या होगा भाई, V अपॉन R3 होगा. सिंपल सी बात है. तो बस फिर से सब्स्टिट्यूट कर दो. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ I कॉमा I1 कॉमा I2 एंड I3 इन इक्वेशन नंबर ए में पुट कर देते हैं. क्या होगा भाई, ये होगा V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3. देखो जरा क्या कॉमन आ रहा है राइट साइड पे, ये कॉमन आ रहा है. यहाँ तो V बाई R ही रहेगा और यहाँ हो जाएगा V कॉमन आएगा, बचेगा 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3. अगर इससे आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपको मिल क्या जाएगा, नीचे आई होप नहीं दिख रहा होगा, चलो एक बार कोशिश करता हूं मैं. यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. ठीक है, ये आपका. अच्छा, अगर 3 रजिस्टर से ज्यादा भी है तो भी आप इसी तरीके सॉल्व करेंगे, R4 R5 ऐसा. ये क्या है मेरा, ये इक्विवेलेंट रजिस्टर है. क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर. याद रखो. सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर इन पैरेलल क्या, 1 upon R is equal to 1 upon R2 plus 1 upon R2, 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा. पॉज करिए, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं. तो चलो कुछ पॉइंट्स हम लोग इकट्ठे कलेक्ट कर लेते हैं. दोनों से क्या ऑब्जर्वेशन मिला. अगर मैं बात करूं सीरीज में, तो इन सीरीज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3. एक बात हमें और पता चली कि जो टोटल रजिस्टर होगा यहाँ पे वो इन सभी वैल्यू से ग्रेटर होगा, है ना. इसी को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मैक्सिमम, क्योंकि इन सभी का सम करके ये ज्यादा हो जाएगा. तो इसे एक नाम से और जानते हैं, मैक्सिमम. ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस. अगर पैरेलल की बात करूं तो यहां पे क्या होगा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. तो चलो एक काम करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, और देखते हैं क्या ऑब्जर्व होगा. एक काम करते हैं, जो मेरा R1 का वैल्यू है उसे लेट कर लेते हैं 2 ओम, R2 का वैल्यू लेट कर लेते हैं 3 ओम, ठीक है, और R3 का वैल्यू 4 ओम लेट कर लेते हैं, जैसे यहां पर भी लेट करा था मैंने. ठीक है, जब मैंने निकाला तो 9 ओम आया था, यानी ग्रेटर आया था. एक काम करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, कितना आएगा, 1/2 R1 का, 1/3 और 1/4. ठीक है, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, आप सभी जानते हैं 4 3 12 आएगा एलसीएम. तो 12 आ गया एलसीएम. 2 6 6 आया, 3 4 4 आया, 4 3 3 आया. इसको ऐड करेंगे 6 4 10 3 13, ये आ गया 13 और नीचे क्या 12.
मेरे को आर की वैल्यू चाहिए, 1/r की वैल्यू नहीं चाहिए होती है, आर की वैल्यू निकालूंगा। तो ये मैंने क्या कर दिया, रिवर्स किया, इनवर्स किया, तो ये भी इनवर्स हो जाएगा, 12 ऊपर 13 नीचे, और ये ओम आएगा। क्लियर है, ओम आएगा। अब एक काम करिए, इसको डिवाइड करिए, इसको डिवाइड करिए और देखिए क्या आएगा। तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो 13 के टेबल में 12 आएगा क्या, नहीं आएगा, यानी आप पॉइंट लगाएंगे। चलो मैंने पॉइंट लगा दिया, 120 हो गया, 120, और इसको 13 से डिवाइड करेंगे। अब 13 नाइन्जा कितना होता है, 117, 13 नाइन्जा 117, बस इतना काफी है, हो गया, बस कहानी खत्म। अब एक बात बताइए, जो मेरा आर की वैल्यू आई है, क्या ये इन तीनों से ग्रेटर है, क्या इन तीनों से ग्रेटर है, नहीं, एक से भी ग्रेटर नहीं है, ये तो 1 भी नहीं है, ये तो 1 ओम भी नहीं है। तो हमें क्या कंक्लूजन क्या मिला, क्या ऑब्जर्व किया हमने, हमने ये ऑब्जर्व किया, हमने ये कंक्लूड किया कि भाई जो हमारा ओवरऑल रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो तीनों ही रेजिस्टेंस से लेस होता है, कम होता है। इसीलिए इसका नाम क्या होता है, यहां क्या है, मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस, और यहां क्या होता है, यहां होता है मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। क्लियर है, ये बात याद रखिएगा आप कि ये जो R की वैल्यू है इससे भी छोटी होगी, इससे भी छोटी होगी, और इससे भी छोटी होगी। क्लियर है इसे और किस नाम से जानते हैं, मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। याद रखोगे बच्चों, यस। चलिए अभी सेकंड पॉइंट पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सेकंड नंबर पे क्या होगा, क्योंकि हम सीरीज पढ़ रहे हैं तो करंट कैसा रहेगा, करंट कैसा रहेगा बच्चों, सेम रहेगा, करंट विल बी सेम, बट द पोटेंशियल डिफरेंट कैसा रहेगा, ये रहेगा डिफरेंट, डिफर रहेगा ना, यस। चलिए अब यहां चलते हैं, यहां क्या होगा, यहां पे थोड़ा उल्टा, अगर मैं करंट की बात करूं, आई की बात करूं, तो ये डिफर होगा, और इस चीज को मैंने समझाया है। बट अगर मैं वोल्टेज की बात करूं, V की पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं, तो ये कैसा रहेगा, ये सेम रहेगा अक्रॉस द कंडक्टर, दोनों अटैच रहेंगे ना उसके दोनों एंड। ओके, थर्ड पॉइंट चलते हैं बच्चों। थर्ड पॉइंट पे क्या, थर्ड पॉइंट पे आप कुछ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज ले लीजिए। जैसे एडवांटेज इसका क्या, कोई नहीं, किसी तरह का एडवांटेज आप बताइए। हाँ ये जरूर है, एक एडवांटेज आप ले सकते हैं कि आप एक सेम आई मीन एक नॉर्मल पोटेंशियल डिफरेंस से बहुत सारी चीजों को आपने क्या किया, रन करा लिया, है ना। बट ये भी हम एक तरीके का एडवांटेज नहीं ले सकते। तो एक डिसएडवांटेज है, उसको रिमेंबर याद करने के एक याद करने वाला पॉइंट है कि डिसएडवांटेज ये है, इफ एनी ऑफ appliances और अ कंडक्टर यूज कर सकते हैं आप, appliances और अ कंडक्टर will be damaged then all circuit, या यहां फेल कर दें, will be failed या फॉल्स कर दें, then all circuit will damage। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, इसका एक एडवांटेज है, यहां पे अगर एक सर्किट यहां पे खराब भी हो जाता है, कोई एक कंडक्टर खराब, अप्लायंस खराब भी हो जाता है, तो भी पूरे सर्किट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि हम जो अपने घरों में यूज करते हैं सर्किट, वो सीरीज होता है या पैरेलल होता है, तो थोड़ा सोचिए। क्या बल्ब खराब होने से मेरा फैन ऑफ हो जाता है, या फिर फैन ऑफ होने से क्या मेरा फ्रिज ऑफ हो जाती है, क्या ऐसा होता है आपके घरों में, सोचिए। क्या मेरे एक घर की, या फिर अगर मैं बात करूं बेडरूम की, लाइट जाने से, या लाइट नहीं छोड़ो, बल्ब फ्यूज होने से क्या मेरे किचन के लाइट में या फिर वॉशरूम के लाइट में कोई इफेक्ट पड़ता है क्या, नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता। तो अगर नहीं पड़ता किसी एक अप्लायंस के खराब होने में बाकी सारे अप्लायंसेस पे, तो बताइए वो सीरीज कनेक्शन है या पैरेलल कनेक्शन है, सीरीज है या पैरेलल है, सोचिए।
बिल्कुल यार पैरेलल है। क्यों? क्योंकि अप्लायंस के खराब होने में पूरा का पूरा सर्किट मेरा खराब नहीं हो रहा है। यानी इन पैरेलल, ये पैरेलल की बात अगर हम बात करूं तो इन हाउस होल्ड या फिर इन द हाउसेस वी यूज पैरेलल कनेक्शन, वी यूज पैरेलल कनेक्शन। तो वी यूज पैरेलल कनेक्शन, ये मैं पॉइंट अलग से लिखा रहा हूं, ये आप कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा नॉट करके, ठीक है? मैं कुछ और पॉइंट लिखा रहा हूं। वी यूज पैरेलल कनेक्शन इन हाउसेस, डोमेस्टिक पर्पस हाउसेस। क्लियर है? ओके, सो आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। सीरीज और पैरेलल से काफी चीजें नॉलेज आपको मिली होगी, ठीक है? सो आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से, याद रखिए, क्योंकि मैंने बताया था कि सीरीज और पैरेलल से न्यूमेरिकल या फिर ये पूरा का पूरा डेरिवेशन जरूर पूछा जाता है। तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको, कई बार रिवाइज करिएगा, नोट जरूर बना लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं? अब हम न्यूमेरिकल्स उठाएंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इसी से रिलेटेड, और फिर हम देखेंगे अपना एकदम लास्ट टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो एकदम लास्ट टॉपिक है आपका, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और बस इलेक्ट्रिसिटी आपकी खत्म हो जाएगी। ओके, सो आज के लिए इतना ही, बाय।